Hello students, we were discussing the chapter equilibrium, and in the previous videos we have discussed the basic concept of equilibrium and how to calculate the Kc equilibrium constant, the constant of equilibrium, which is based on the concentration of the reactant and product, and we have calculated Kp equilibrium constant in the term of pressure, and we have done relation between Kp and Kc, that is Kp is equals to Kc into RT power delta n. So today we are going to discuss some more questions, some more topics of the chapter. चलिए, last time we have discussed homogeneous equilibrium, homogeneous equilibrium, ठीक है, homogeneous equilibrium in which all reactant and products are in same phase. Today we are going to discuss heterogeneous equilibrium. Heterogeneous equilibrium. चलिए डिस्कस करते हैं. Let's discuss heterogeneous equilibrium in which all the constituent that are आपका reactant and product are not in same phase, such as we have an example H2O liquid to H2O gas, ठीक है, H2O liquid to H2O gas, or ionic equilibrium between calcium hydroxide, that is solid, Ca2 plus 2OH negative, which are in aqueous form, और इसके साथ aqueous या H2O, ठीक है, लगा लेंगे H2O जो कि है लिक्विड. तो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, एग्जाम्पल नंबर सेकंड है, दोनों से हमें क्लियर है कि जो इसके रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स हैं वो सभी सेम फेज के नहीं हैं, इसलिए ये हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम होगा. चलिए इसका हम करते हैं फिलहाल के लिए एक्सप्रेशन, ठीक है. उससे पहले एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड. थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, ठीक है, कर लेते हैं. कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म का होता है, इट विल बी डिसोसिएटेड इनटू CaO, that is also solid, plus CO2, it is gas, ठीक है. So now here we have a heterogeneous equilibrium. So let's express the equilibrium constant K. C will be concentration of CaO, that is solid, and CO2 divided by concentration of CaCO3. यहाँ पर हमें नेग्लेक्ट करना पड़ेगा जो हमारे यहाँ याद रखना हैशटैग प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड ऑलवेज हैज यूनिट कंसंट्रेशन, यानी कि उनकी वैल्यू कंसंट्रेशन का 1 रखा जाएगा. यूनिट का मतलब 1, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड में. अब यहाँ पर प्योर सॉलिड कौन है? CaCO3 है, CaO है, ठीक है. ये क्यों रखते हैं इसको मैं भी बताता हूँ, एक सेकंड में, बस इसको पुट कर लेते हैं पहले. यहाँ क्या होगा कि Kc क्या बनेगा, Ca वैल्यू 1, CO2 बचा और
CaCO3 वैल्यू पर हमारे पास क्या बचा Kc, ठीक है, चेंज हो चुका है, इसको आप Kc डैश लिख लिया, दैट इज CO2 का कंसंट्रेशन आ रहा है। अब CO2 इज अ गैस, उसका कंसंट्रेशन तो हम यहाँ पर मेजर तो कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर इसका कंसंट्रेशन कैसे मेजर किया जाता है, इन टर्म ऑफ प्रेशर। तो ये हमारा आएगा प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, तो Kp आ गया बस, ठीक है, Kp यानी कि Kc फॉर दिस रिएक्शन विल बी इक्वल टू द Kp फॉर CO2, Kp फॉर CO2, ये सिंपल है, ठीक है। ये क्या था, ये सॉलिड था, ये भी सॉलिड था, ये गैस था, प्योर सॉलिड थे, इसलिए इनका कंसंट्रेशन 1 ले लिया गया। अब ये कंसंट्रेशन 1 क्यों हुआ, इसको देखते हैं। होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम में यही फर्क है, होमोजीनियस में सारी चीजें एक्वस में होंगी, आप उसको कर पाओगे। हेटेरोजीनियस में जो चीज सॉलिड प्योर है, जो चीज लिक्विड प्योर है, उसका कंसंट्रेशन मेजर नहीं किया जाता। करते हैं, अभी देखना कैसे। उसका कंसंट्रेशन मेजर करते हैं, अभी आप देखेंगे कैसे। चलिए, हमने कहा सॉलिड, ठीक है, कंसंट्रेशन कैसे, मोल पर लीटर, यही वाली कंसंट्रेशन तो रखते हैं। मोल कंसंट्रेशन जिसको एक्टिव मास बोलते हैं, बड़े ब्रैकेट से इसको शो करते हैं। मोल का फॉर्मूला बोलते हैं मोलिकुलर मास, ठीक है, क्या आता है, मास गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। अब मास जो दिया गया है और यहां पे आएगा लीटर, वॉल्यूम, ठीक है, मोल पर लीटर, इसको मैं वॉल्यूम लिख लेता हूँ यहाँ पर, ये है वॉल्यूम। अब एक बार बताना, इसी फॉर्मूले को मैं चेंज कर रहा हूँ। मैंने कहा मास अपॉन मोलिकुलर मास, ये हमारा मोल था, लीटर हमारा वॉल्यूम था, लेकिन इस बार मैंने क्या मेजर किया, मास और वॉल्यूम को मैं कंसीडर करता हूं, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम और मल्टीप्लाई बाय मोलिकुलर मास। दिस वैल्यू इज डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, और बचा क्या बाद में, मोलिकुलर मास, ठीक है। अब यहाँ पर जो कंसंट्रेशन हम जिसको हम लिखना चाह रहे हैं, किसके लिए, प्योर के लिए, ठीक है। यहाँ क्या होगा, प्योर का डेंसिटी और उसका मोलिकुलर मास, दोनों ही कांस्टेंट हो, क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, और जब कांस्टेंट होंगे तो इनका वैल्यू आएगा 1, ठीक है। इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं एक्चुअल में, ठीक है, चेंज नहीं होता। इसलिए क्या किया हमने, जो प्योर सॉलिड और लिक्विड है उसको हम नहीं चेंज करेंगे, उसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता है, ठीक है, जस्ट गैस, ओके। चलिए, ऐसे ही एक क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, मोल्ड प्रोसेस है, वैसे तो नेक्स्ट ईयर आप इसको पढ़ोगे, ठीक है। ये है निकिल कोबाल्ट के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, और NiCO4 बनाता है। क्या बनाता है, NiCO4, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये गैस है, निकिल है सॉलिड, और जो NiCO4 बना ये भी गैस ही होता है इसमें, ठीक है, क्या होता है, ये गैस होता है। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे, एग्जाम्पल नंबर 4, मोल्ड प्रोसेस, लिख लेना, बुक में दिया है नाम इसका, मोल्ड प्रोसेस, इसको लिखना, ठीक है, मोल्ड प्रोसेस। इसमें ये वाली गैस होती है। अब इसका अगर आप इसका Kc लिखना चाहोगे कांस्टेंट, दैट विल बी NiCO4 क्योंकि गैस है, डिवाइड बाई CO जो कि गैस है। तो अब इसको हम Kp कर लेते हैं क्योंकि गैस के केस में अभी केस ही रहता है। चलिए, इसको नेग्लेक्ट क्यों किया, क्योंकि प्योर सॉलिड था। क्या आएगा, Kp विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ NiCO4 डिवाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ये आपका एक्सप्रेशन है Kp के लिए, ठीक है, ये आपका एक्सप्रेशन आएगा Kp के लिए। चलिए, ठीक है,
तो ये थे हमारे हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। अच्छा, अब एक होमोजीनियस का क्वेश्चन करते हैं, एक हेट्रोजीनियस का करते हैं, ठीक है। चलिए, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। बहुत अच्छे। चलिए, इसके जो एग्जाम्पल दिए हैं पेज नंबर 196, 195 एंड 197, 198 के ऊपर, वो आप सब देख लेंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है अपना एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जरा ध्यान से देखते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कंसेप्ट हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। सबसे पहला रूल है कि व्हेन concentrations of reactant and products attain कांस्टेंट, यानी कि वो कांस्टेंट हो जाए, ठीक है। क्या बताया था, अगर मैंने 50 ग्राम से स्टार्ट किया, ठीक है, और यहाँ 0 था स्टार्टिंग में, अब ये बचा 30 ग्राम और 20 ग्राम प्रोडक्ट बन चुका है। अब जैसे ही इधर एक जाता है उधर वापस आ जाता है, जरूरी नहीं है 50-50 हो, पहले भी क्लास में बताया। तो अब ये कांस्टेंट रहेंगे, चेंज हो रहे हैं, जैसे ये इधर जंप करता है वो उधर जंप कर जाता है, चेंज नहीं होंगे, मतलब कांस्टेंट रहेंगे, वैल्यू एक्सचेंज होते रहेंगे, ठीक है। तो ये कांस्टेंट हो जाना चाहिए। दूसरी बात, किसके लिए हम करते हैं, हम करते हैं टू कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन अगर चेक करना है तो Kc का वैल्यू अगर गिवन है तो उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये इसके 3 पॉइंट चल रहे हैं, ठीक है। थर्ड है, ये डिपेंड नहीं करता है, डजंट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन, किसी भी इनिशियल कंसंट्रेशन, चाहे वो प्रोडक्ट की हो चाहे वो रिएक्टेंट की है। फिर डजंट अल्टर गलती हो गया, डजंट अफेक्टेड वाला ये लिखेंगे आप, डजंट अफेक्टेड बाय विच, सॉरी, हाँ, क्या बोलते उसको, कैटलिस्ट, ठीक है। मोनोटोनिक कैटलिस्ट लिखो आप, कैटलिस्ट सही रहेगा, ठीक है। डजंट अफेक्टेड बाय कैटलिस्ट, कैटलिस्ट से अफेक्ट नहीं होता है। अगर किसी रिएक्शन में डिवाइड बाई 2 मैंने कर दिया है तो इक्विलिब्रियम भी डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। अगर मैंने किसी रिएक्शन में मल्टीप्लाई कर दिया है तो मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। चलिए, अब इसको जरा
चेक करते हैं किस किस के लिए यूज करते हैं जनरली। ठीक है, एक तो है आपका कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, ये चेक करनी हो तो यूज कर देंगे। दूसरा डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम चेक करना हो तब हम बता देंगे। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एक्सटेंट बोल लो आप या उसको मैग्नीट्यूड, एक्सटेंट और मैग्नीट्यूड ऑफ रिएक्शन, ये हो सकता है तीनों। ठीक है, अब चेक करते हैं कि किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो पहला डिस्कस करते हैं प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट और ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एक्सटेंट आप किसी रिएक्शन का कैसे चेक करोगे? विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। पहला हाउ टू चेक द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, कैसे चेक करेंगे देख लेते हैं। ठीक है, अगर Kc का वैल्यू 10⁴ है, ठीक है, अगर Kc का वैल्यू 10⁴ है, या फिर इसको बोल सकते हैं कि 10⁻³ से अगर ज्यादा है। ठीक है, 10⁻³ से ज्यादा है, ऐसे लिख लो उसको, Kc इज मोर देन 10⁻3। ठीक है, Kc इज लेस देन 10⁻3 और Kc बिटवीन 10⁻³ फिर Kc देन 10⁻+3। ठीक है, तीन कंडीशन होंगी। इस कंडीशन में क्या होगा? Kc ज्यादा है, यानी कि क्या होगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर मैं ये कह रहा हूँ कि कोई रिएक्शन थी A + B, बहुत सिंपल, ठीक है, और C + D, इसके लिए मैंने Kc लिख दिया C + D डिवाइड बाई A + A एंड B कंसंट्रेशन, और मैं कह रहा हूँ कि Kc का वैल्यू ज्यादा आ रहा है, मतलब कंसंट्रेशन C और D का वैल्यू ज्यादा आ रहा है, यानी कि रिएक्शन जो है कंप्लीट हो रही है, लगभग पूरी हो रही है, C और D में कंप्लीटली बन रहा है। ठीक है, क्या होगा? ये फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है, सेकंड कंडीशन है और थर्ड कंडीशन है। इसको हम बोलते हैं इट इज प्रोडक्ट फेवर्ड। फर्स्ट जो हमारी कंडीशन आ रही है वो आ रही है प्रोडक्ट फेवर्ड, प्रोडक्ट फेवर कर रहा है, रिएक्शन क्या कर रही है? फेवर प्रोडक्ट को। नेक्स्ट है अगर 10⁻³ से बहुत कम है, मैं कह रहा हूँ कि Kc का वैल्यू 10⁻³ से कम है, 0.000 के आसपास है। ठीक है, तो यानी कि C और D का वैल्यू बहुत कम है, यानी कि C और D में ये बनना ही नहीं चाह रहा, फॉरवर्ड रिएक्शन होनी नहीं चाह रही है, यानी कि रिएक्टेंट फेवर। ठीक है, थर्ड कंडीशन हमारे पास है अगर इन दोनों के बिटवीन 10⁻³ और 10⁻+3 के बिटवीन Kc का वैल्यू आता है, इट मींस इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक। डायनेमिक इक्विलिब्रियम चलता रहेगा, इज गोइंग ऑन। ठीक है, वो हमारा आप उसको बोल सकते हैं कि वो हमारा मिजरेबल है। ठीक है, वो हमारा मिजरेबल है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, आप बताएंगे कंडीशन ए, Kc हैज वैल्यू 2.4 × 10⁻47। कंडीशन बी, Kc हैज वैल्यू 4 × 10⁻31। कंडीशन सी, Kc हैज वैल्यू ऑफ 5.4 × 10⁻18। नेक्स्ट वन,
B, Kc has value 4.1 into 10 to the power minus 48. E, 4.8 into 10 to the power minus 31. And F, Kc equals to 57 और G जो है हमारा Kc equals to 4.64 into 10 to the power minus 3. ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं। ठीक है भैया, ये तो कंप्लीट हो चुकी रिएक्शन। 10 टू द पावर 3 से देखो कितना ज्यादा वैल्यू आ रहा है इनका, केवल 3 जो स्टार्टिंग वाले हैं। ठीक है, इसके बाद ये तो होना ही नहीं चाह रही, ये तो फॉरवर्ड जा चुकी रिएक्शन, ये तो प्रोडक्ट बना चुकी, कंप्लीट हो चुकी, प्रोडक्ट फेवर्ड है जो मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, ये भैया ये रिएक्टेंट फेवर्ड है, रिएक्टेंट फेवर्ड है। ठीक है, और इसमें इक्विलिब्रियम होने में टाइम लगेगा, ये मीजरेबल है। इसी के बिटवीन हमारी ज़्यादातर वैल्यू आएंगी इस चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखो 57 इसको आप लिख सकते हो 5.7 10 टू द पावर 1 और 4.6 10 टू द पावर -3, तो यही तो मीजरेबल है। ये इस रेंज में नहीं कर रहा, किस रेंज में? इस रेंज में लाएगा। तो ये था हमारा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन चेक करना एक्सटेंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। चलिए चेक कर लेते हैं डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। चलिए पहले है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखो एक होता है कोशेंट, उसको बोलते हैं रिएक्शन कोशेंट। ठीक है, एक होता है रिएक्शन कोशेंट। ठीक है, QC से इसको डिनोट करते हैं, एंड इट इज द वैल्यू। ठीक है, इट इज द वैल्यू एट एनी स्टेज, किसी भी स्टेज पर, एनी स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम, एट एनी स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम, अगर कोई भी स्टेज है इक्विलिब्रियम का, ठीक है, उसमें रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, किसी भी कंडीशन में, किसी भी स्टेज में, ठीक है, भले उसको 1 सेकेंड हुआ है या 1 घंटा हो गया है, इन सब के क्या करना है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशियो। सपोज मैंने लिखा N2 + 3H2 gives 2NH3 इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, मैं लिखता हूं QC। ठीक है, QC क्या आएगा, किसी भी कंडीशन में, ठीक है, अगर मैंने कहा एट 1 सेकेंड, सपोज कर लेते हैं कि 1 सेकेंड में इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होगा, क्या होगा, तो 1 सेकेंड, पहले ही सेकेंड में मैंने अगर इनका रेशियो कर लिया, इसको क्या बोलोगे आप, इसको बोलोगे रिएक्शन कोशेंट। ठीक है, एट 1 सेकेंड। ठीक है, मैं कहूं एट इक्विलिब्रियम, तो यहां केसी होगा, यानी कि ये जो रेशियो है इसको इक्विलिब्रियम पे केसी बोलते हैं, और विदाउट इक्विलिब्रियम, मोर देन इक्विलिब्रियम और लेस देन इक्विलिब्रियम, आफ्टर द इक्विलिब्रियम और बिफोर द इक्विलिब्रियम, इट इज कॉल्ड QC, रिएक्शन कोशेंट। इस कंडीशन में जो कंसंट्रेशन होगी, ठीक है, उस समय इसको क्या बोला जाएगा, उस समय इसको बोला जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आप कहोगे सर दोनों की वैल्यू सेम है, नहीं है, 1 सेकंड बाद इनकी कंसंट्रेशन कुछ और होगी, और एट इक्विलिब्रियम, यानी कि अगर ये 10 मिनट में रिएक्शन खत्म होती है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं, तो इक्विलिब्रियम में इनकी कंसंट्रेशन अलग होगी। ठीक है, आप ये जरूर बोल सकते हैं एट इक्विलिब्रियम अगर QC का कैलकुलेट कर रहे हो वो KC के इक्वल है, वो KC के इक्वल है। ठीक है, चलिए अब हम आपको
3 कंडीशन बताएंगे और उससे हम बता देंगे कि रिएक्शन का डायरेक्शन क्या है। रिएक्शन का डायरेक्शन क्या है हम वो देख लेंगे, ठीक है। आइए देखिए, इफ QC is greater than KC, if QC is less than KC, if QC is equals to KC, QC का वैल्यू KC से ज्यादा है। अगर मैं कहूँ ये जो वैल्यू है ये KC से ज्यादा, जब ज्यादा कब होगा, जब ये वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। ये वैल्यू ज्यादा कब होगी, जब हम बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि NH3 कंसंट्रेशन ज्यादा है, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा है, यानी कि हम इक्विलिब्रियम से आगे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम से अगर हम आगे हैं और हमको अटेन इक्विलिब्रियम करना है तो हमें बैकवर्ड जाना पड़ेगा, ठीक है। सपोज यहाँ KC है और हम गए QC को चले गए, तो वापस ऐसे चलता रहेगा। तो अब हम किस डायरेक्शन में आने वाले हैं, बैकवर्ड, ऐसे याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, अगर QC है कम, ठीक है, हम थे यहाँ यही रुक गए, तो अभी तो हमें इक्विलिब्रियम की साइड जाना, फिर घूम के ऐसे आएंगे तब जा करके इक्विलिब्रियम अटेन होगा। तो यानी कि अभी हम यहाँ हैं, ये हमारा QC है, यानी कि अब हैं हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ कोई डायरेक्शन नहीं है, इक्विलिब्रियम अटेन है। आया, देखो ये आपको उल्टा लग रहा होगा कि सर KC से ज्यादा वैल्यू QC की है और QC की ज्यादा वैल्यू का मतलब है कि KC से ज्यादा होना, और KC से ज्यादा होने का मतलब फॉरवर्ड। नहीं, हम करना तो हमें अटेन इक्विलिब्रियम ही है। तो QC जब ज्यादा हो चुका है उसको वापस KC तक लाने के लिए क्या करेंगे, बैकवर्ड आएंगे, ठीक है। यहाँ फॉरवर्ड, यहाँ कुछ नहीं करेंगे भाई, ठीक है। सो नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए, ये 2 चीजें आज करा रही थी। कल जो हम करेंगे, थर्ड पॉइंट जो करेंगे, दैट इज कॉल्ड कैलकुलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ऑफ कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। ये हम कल करने वाले हैं, इसका न्यूमेरिकल है, और पीछे के सारे न्यूमेरिकल हम कल जरूर करेंगे, चिंता न करना, कल हम जरूर करेंगे, ठीक है। कल हम विद एग्जांपल एक टॉपिक का, जितने पुराने टॉपिक हुए सबका एक एग्जांपल के साथ उसको कर लेंगे। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।